हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग लाइव आइए और एक बार आप लोग क्लियर करिए कि क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और क्या वीडियो की क्वालिटी भी ठीक है। एक बार फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए। सबसे पहले बताइए, क्या आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सही है? क्योंकि आज का जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण बाबू यहाँ पे लगभग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का। ठीक है, जो कि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। और जिन भी बच्चों ने अगर थ्योरी की क्लासेस पूरा किया है बाबू, उनको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पढ़ के पूरा का पूरा मजा आ जाएगा। और जैसे आप सभी बच्चे को पता है कि इस साल है ना बाबू, कभी भी मान लेते हैं कि 2-3 सालों से क्या हो रहा है कि जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आ रहा है ना, थोड़ा सा मतलब डीपली पूछा जा रहा है, थोड़ा सा हार्ड हो रहा है। ठीक है, तो सभी बच्चों से यही निवेदन है कि बायोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे से और डीपली पढ़िएगा। ठीक, बिल्कुल थ्योरी की क्लासेस पूरा करिएगा, है ना। तभी आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं बाबू, क्या करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ये नंबर नोट कीजिए, मेरा नंबर क्या है 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए बाबू, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर आप थ्योरी की क्लासेस बिल्कुल अच्छी तरीके से करे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपसे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करें। किंग अंसारी जी आ चुके हैं, चलिए अमित इंस्पिरेशन भी आ चुके हैं, मशरक के बीपुल, रिजवाना आस बोर्ड के स्टूडेंट, सीमा परवीन, सभी बच्चे आ चुके हैं। लेकिन आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, गुरु की मतलब क्या बोला जाता है कि एक गुरु का कहना है कि एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे आ सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि लक्ष्य 450 बैच यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री हो चुका है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि लेना बहुत जरूरी है, आप ले लीजिए। मात्र 499 में जाइए प्ले स्टोर पे, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाके परचेस कर लीजिए। नहीं तो दिक्कत हो रहा है तो 6299248935 है ना, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बाबू एक बार बताइए कि पहले नंबर क्वेश्चन को लगाया जाए। बोलिए, पहले नंबर क्वेश्चन का लगाया जाए। सर जी मेरा नाम एक बार ले लीजिए। चलिए, चतुरानंद कुमार ले लिए, चतुरानंद बाबू आपका नाम ले लिए। खुश खुश है चतुरानंद, ठीक है। चलिए, तो क्लास को बाबू यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। और ये पूछा कब गया था, तो 2024 के सेशन में, जिस समय बोला जा रहा था कि सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आया हुआ है बायोलॉजी में, है ना। उस समय बोला जा रहा था कि बाप रे बाप, 2024 के सेशन में बायोलॉजी बहुत हार्ड पूछा गया था। लेकिन उसी समय का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, लघु बीजाणुधानी कहां पे पाया जाता है, तो जब हम लोग ये क्या होता है, पुंकेसर पुंकेसर का सेक्शन कट करते हैं तो प्यारे बच्चों ये कुछ इस प्रकार की संरचना हम लोग को क्या मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है बाबू, आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, है ना, दो पालियां होती है, दोनों पाली में क्या होते हैं, दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, चारों जो कोने पे होते हैं क्या होते हैं, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। ठीक है, जब इसका सेक्शन कट किया जाता है, बीच से कट किया जाता है, तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखलाई देती है। तो ये लघु बीजाणुधानी का जो अंदर होता है प्यारे बच्चों, सबसे अंदर का परत जो होता है वो क्या होता है, टेपिटम होता है। ठीक है, जो स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है। उसके बाद से क्या होता है प्यारे बच्चों, मध्य त्वचा होता है, जो कि हमने आपको बताया है। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, अंतःस्थीयम होता है। फिर क्या होता है बाबू, तो बाह्य त्वचा होता है ना। हमने आपको इसको बताया हुआ है पिंकेसर को, और लघु बीजाणुधानी का हमने संरचना भी बताया हुआ है कि ये 4 परतों से घिरा होता है और उसके अंदर पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये 4 परत कौन कौन से होते हैं, सबसे अंदर का जो परत होता है टेप्टम होता है। उसके बाद से क्या होता है,
मध्य त्वचा होता है, उसके बाद क्या होता है, अंतस्थियम होता है, उसके बाद से क्या होता है, बाह्य त्वचा होता है। ठीक है, तो बाबू इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन है जो लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो बाबू लघु बीजाणुधानी का हिस्सा क्या है, अंतस्थियम है। बाबू बाह्य त्वचा पाया जाता है। टेपिटम जो होता है बाबू क्या होता है, अंदर होता है, सबसे अंदर, जो स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है, जो धूल कर वर्षा इस सब से क्या करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। बाबू लेकिन बीजांड द्वार किसका में पाया जाता है, तो ये तो बीजांड द्वार किसका हो गया, स्त्रीकेसर का हो गया ना बीजांड द्वार। तो बाबू बीजांड द्वार क्या होगा, इसका हिस्सा नहीं होगा। अब बताइए हमने आपको जो थ्योरी पढ़ाया, अब इससे रिलेटेड ये ऐसे क्वेश्चन बना दे तो आपसे बनने लायक नहीं है, एक बार बताइए, इससे बनने लायक है, बताइए। सारा तो थ्योरी का ही कमाल है जो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। और 2024 का क्वेश्चन है जिसमें बोला जाता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि आवर्तबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। बाबू 2024 का ही क्वेश्चन है। हमने आपको क्या बतलाया कि आवर्तबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के पश्चात बाबू क्या दो नर युग्मक बनता है। तो बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया था, कल ही पढ़ा था कि ये क्या होता है, हमारा स्त्रीकेसर होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये स्त्रीकेसर होता है ना, स्त्रीकेसर होता है जिसमें क्या होता है बाबू, नीचे 3 गो कोशिका पाई जाती है, ऊपर 3 गो कोशिका पाया जाता है, और बाबू एक थैलीनुमा संरचना बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे परागकण आते हैं, आप सभी बच्चों को पता है परागकण आते हैं, और ये क्या करता है, इनका प्यारे बच्चों अंकुरित होता है और ये पराग नली का निर्माण करते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया कि ये पराग नली का निर्माण करते हैं और क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पराग नली के अंदर ही क्या होता है, जनन कोष का विभाजित होके, परागकण के जनन कोष का विभाजित होके दो नर युग्मक बनाते हैं। तो इसमें कौन सी कोष का विभाजित हो रही है, एक बार बताइए। तो परागकण जब प्यारे बच्चों आता है तो जनन कोष का विभाजित होती है और दो नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आवर्तबीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका का विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं। तो जनन कोशिका विभाजित करके क्या बनाता है, दो नर युग्मक बनाता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों यही एक नर युग्मक क्या करता है प्यारे बच्चों, मिल जाता है अंड कोशिका से, और प्यारे बच्चों उसके बाद से क्या होता है, हेप्लोइड, हेप्लोइड यानी अगुणित और अगुणित मिलता है और द्विगुणित संरचना बना देता है, जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ है कली का, है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो कौन सी कोशिका विभाजित होती है, तो जनन कोशिका। बताइए ये थ्योरी का क्वेश्चन है कि नहीं, कहीं से भी आपको हार्ड लग रहा है, बताइए, कहीं से भी आपको हार्ड नहीं लग रहा होगा क्योंकि पढ़ चुके हैं, थ्योरी कर चुके हैं। आगे बढ़ जाइए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अंड समूचे से नहीं जुड़ा है ना। बाबू कौन जो है अंड समूचे से नहीं जुड़ा होता है, तो बाबू अंड जो है अंड समूचे से जुड़ा हुआ होता है ना। सहायक कोशिका होती है, जो बाबू याद रखना है सबसे पहले कि ये अंड कोशिका से बोला जा रहा है कि कौन है जो अंड समूचे से नहीं जुड़ा होता है। तो बाबू याद रखना कि जो सहायक ये कोशिका होती है ये अंड समूचे से जुड़ा होता है, अंडा अंड समुच्चय से जुड़ा होता है। बाबू यहाँ पे तंतु रूप, यहाँ पे क्या होता है, तंतु रूप जो समुच्चय होती है, ऊपर 3 कोशिका होती है, ये भी जुड़ा हुआ होता है इससे बाबू। लेकिन क्या प्रतिव्यसांत कोशिका एक बच रहा है, तो ये क्या होता है, नहीं जुड़ा होता है। और कल ही हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो वही तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है। सहायक कोशिका जुड़ा होता है ना, सहायक जो सेल होते हैं नीचे वो जुड़े हुए होते हैं, अंड भी जुड़ा होता है और तंतु रूप समुच्चय भी जुड़ा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों क्या नहीं जुड़ा होता है, तो प्रतिव्यसांत कोशिका नहीं जुड़ा होता है। क्लियर हो गया, एक बार बताइए। ये भी थ्योरी का ही कमाल है मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला, ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प व फल देते हैं और फल देके मृत हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से प्यारे बच्चों। मोनोकॉर्पिक पौधा किसे कहते हैं, तो मोनोकॉर्पिक पौधे वो पौधे होते हैं जो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प देके फल देके मृत हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकॉर्पिक पौधा कहते हैं, है ना। वैसे पौधे जो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प और फल देते हैं फिर मर जाते हैं, जैसे बांस में क्या होता है, पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पासन होता है। केला की बात किया जाए तो केला में क्या होता है, पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देता है फिर क्या होता है, मृत हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि ये पौधे अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प व फल देते हैं, और ऐसे फल देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों याद रखना है कि मोनोकॉर्पिक पौधा जो पूरे जीवन काल में क्या होता है, एक ही बार पुष्प और फल देता है। चलिए सर जी मेरा नाम ले लीजिए, निधि कुमारी ले लीजिए, बहु पढ़ाई करिए, ठीक है। आगे बढ़ जाइए अगला कि कांटेदार व चिपचिपे पराग
कण और बड़े आकर्षक रूप के रंग पुष्प निम्न में से किसके साथ संबंध होते हैं? बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया था? परागकण पढ़ाया था, और परागकण में हमने बताया था कि बाबू परागकण की जो क्रिया होती है उसमें पर परागण होता है। तो पर परागण कई तरीकों से होता है। पर परागण होता है जैसे हमने आपको क्या बतलाया था कि बाबू वायु के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, है ना बाबू, कीटों के द्वारा होगा, है ना, और प्यारे बच्चों क्या होता है, चमगादड़ के द्वारा भी होता है। इन सब चीजों से क्या होता है, परागकण की क्रिया, पर परागण की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर अगर कीटों के द्वारा बाबू उसी जाति के कोई अन्य पौधा हो, है ना, उसके पुष्प तक, वतिकाग्र तक अगर पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट परागण कहते हैं, अगर कीटों के माध्यम से पहुंच रहा है तो बाबू याद रखना है कि अगर पूछेगा कांटेदार हो, चिपचिपे हो, अब ये चिपचिपा क्या होता है, नेक्टर होता है ना, जो अमृत होता है, और क्या होता है, बड़े आकर्षक रूप रंगीन वाले होते हैं। प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं ना, याद रखिएगा, सबसे पहले यहां पे सुनिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, कीट परागित पुष्प। अब कीट परागित पुष्प में क्या होता है, चिपचिपा परागकण होते हैं और बड़े ही आकर्षक और रंगीन होते हैं। बाबू क्या होते हैं, बड़े बड़े फूल होते हैं, उसमें नेक्टर यानी अमृत स्रावित होता है। ये इसीलिए होता है ताकि फूल सुंदर दिखेगा। तो परागकण क्या करेंगे, जैसे बाबू याद रखना है, जैसे परागकर्ता हमारे हो गए क्या, तो मधुमक्खी, जितने भी कीट होते हैं जो परागकण की क्रिया संपन्न कराते हैं, वो क्या करेंगे, इसकी तरफ आकर्षित होंगे, इसमें नेक्टर स्रावित होगा तो क्या होंगे, इस फूल की तरफ आकर्षित होंगे, इसमें से शहद वहद लेंगे, है ना, मिठास लेंगे। बाबू कुछ फायदा होना चाहिए तभी तो कीट इसी पुष्प पे आएंगे। तो कीट परागित पुष्प क्या होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि उसमें नेक्टर स्रावित होता है, अमृत स्रावित होता है, बड़े ही सुंदर होते हैं, रंगीन होते हैं, है ना प्यारे बच्चों, बड़े बड़े होते हैं। तो बाबू इसी कारण से तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि कांटेदार व चिपचिपे परागकण और बड़े आकर्षक रूप से रंगीन पुष्प के साथ संबंध रखता है। तो बाबू कीट परागण, है ना, क्यों, क्योंकि वो पुष्प को कीटों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो सुंदर दिखता है, ठीक है, इसीलिए उसमें नेक्टर स्रावित होता है ना, रंगीन होता है, खूब सुंदर दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कीट परागित पुष्प हमारा राइट आंसर। अब जल परागण में प्यारे बच्चों ये सुंदर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको जल के माध्यम से ही परागण कराना है ना, वायु परागण, तो वायु भी सुंदर नहीं दिखता है ना, क्योंकि इसके द्वारा, वायु के द्वारा ही परागण होगा। लेकिन कीट परागण में जब तक कीट नहीं आएंगे तब तक परागकण की क्रिया संपन्न होगी नहीं होगी। कीट आएंगे कैसे, तो बाबू सुंदर दिखिएगा तब ना आएंगे। अगर हम पढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हम अच्छा पढ़ाएंगे तभी तो सारे बच्चे आएंगे ना। अगर हम आ रहे हैं झूठ मूठ के ऐसे ही नौटंकी करके चले जाएं तो बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, तो वही बात होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए अगला, कि जयांग का वह भाग जो परागकणों को अनुकूल प्रकृति से सुनिश्चित करता है वो क्या है, जयांग का वह भाग। तो जयांग का वह भाग, जयांग क्या होता है, यानी स्त्री केसर, और ये स्त्री केसर कुछ इस टाइप का होता है, जैसे सभी बच्चे को पता है, जैसे सभी बच्चों को हमने इतना पढ़ा दिया है कि सभी बच्चे को पता है ये क्या है, जयांग है। अब जयांग है प्यारे बच्चों, तो ये जो जयांग होता है तो इसमें सबसे ऊपर वाला भाग क्या होता है, स्टिग्मा होता है। अब स्टिग्मा का मतलब क्या होता है, वतिकाग्र होता है, और लंबा वाला भाग क्या होता है, स्टाइल होता है। स्टाइल का मतलब क्या हो गया, वर्तिका, और ये क्या होता है, ओवेरी होता है, यानी अंडाशय होता है। प्यारे बच्चों जब परागकण क्या होते हैं, परागकण की क्रिया होता है, तो जब किसी पुष्प का परागकण बाबू परागकोश से निकलकर किसी पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचता है ना, तो सुनिश्चित कौन करेगा, वतिकाग्र यानी स्टिग्मा सुनिश्चित करेगा। तो बाबू कौन सुनिश्चित करता है, कहां पे पहुंचता है, तो वही क्वेश्चन है कि वतिकाग्र तक पहुंचता है, और वतिकाग्र ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि 64 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने पराग मातृ कोशिकाओं को मियोटिक्स विभाजन करना चाहिए। मियोटिक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों अर्धसूत्री। मियोटिक्स का मतलब क्या होता है, यहां पे याद रखना है, मियोटिक्स का मतलब होता है अर्धसूत्री, है ना, अर्धसूत्री। यानी प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि 24 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, यानी अर्धसूत्री। और जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में याद रखना है कि एक अर्धसूत्री, ध्यान में रखिएगा, एक अर्धसूत्री, यहां पे ध्यान में रखिएगा, एक अर्धसूत्री, है ना,
एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 4 गो नर युग्मक बनता है। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं? तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में नर युग्मक बनते हैं 4। तो हम लोग को बाबू याद रखने की 64 परागकण है, तो हम लोग क्या करेंगे 64 में बाबू क्या करना है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करना है। और एक अर्धसूत्री में कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। तो 4 से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 चौका 64, यानी कितना बनेगा मियोटिक्स? तो बाबू मियोटिक्स बनेगा 16 गो। मियोटिक्स कितना बनेगा? अर्धसूत्री विभाजन कितना होगा? 16, क्योंकि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 4 गो नर युग्मक बनता है। बताइए क्लियर हो गया? अभिनंदन गुरुजी, मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर करिए और जल्दी जल्दी लाइव आइए। अब देखिए कि पराग कोश की सबसे अंदर की परत टेपिटम होती है, जिसका कार्य क्या होता है? पराग कोश की सबसे अंदर की परत टेपिटम होती है, इसका कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों? तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि पराग कोश के अंदर की जो परत होती है टेपिटम होती है। और बाबू इसका कार्य क्या होता है? तो बाबू याद रखना है कि भ्रूण को पोषण देना, यानी क्या करना, पराग कोश की सबसे अंदर की परत टेपिटम होती है, जिसका कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जो टेपिटम होती है प्यारे बच्चों, एक कैलेज एंजाइम स्रावित करती है, जो क्या करता है? धूलकण है ना बाबू, बरसात इन सबसे सुरक्षा प्रदान करता है। टेपिटम एक एंजाइम स्रावित करता है जिसका नाम है कैलेज, है ना, वो स्रावित करता है, तब सुरक्षा प्रदान होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि पराग कोश की सबसे अंदर की परत है टेपिटम, जिसका कार्य क्या है? तो वो पोषण प्रदान करना कार्य है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला है कि एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधे का मादा युग्मक भित्ति निषेचन के समय होता है। यानी एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री पौधे का मादा युग्मक भित्ति निषेचन का समय 7 कोश की अवस्था में होता है। तो बाबू यहां पे आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? निषेचन के समय कितनी कोश की अवस्था में होगा? 7 कोश की अवस्था युक्त होता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला, परागकण के प्रकार और संबंधित परागकण करने वाले माध्यम में गलत जोड़े का चयन करें। यानी यहां पे बोला जा रहा है कि किसमें किसके द्वारा परागण होता है। जैसे बोला जाता है कि वायु परागण में क्या होता है, तो वायु परागण क्या है? जिसमें किसी पुष्प का परागकण वायु के द्वारा, है ना, उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वतिका अगर तक पहुंचे तो उसे वायु परागण कहते हैं। तो बाबू वायु में क्या होता है? वायु परागण होता है ना बाबू। वायु परागण में कौन सा भाग लेता है? वायु भाग लेता है। वायु परागण में वायु के द्वारा ही ना जाता है। अगर जल परागण की बात करें तो जल परागण में जल के द्वारा ही किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी अन्य जाति के पुष्प के वतिका अगर तक पहुंचता है जल के द्वारा, तो बाबू इसमें क्या होता है? जल परागण में जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, जल द्वारा होता है। तो ये भी सही है, लेकिन हमसे बोला गया गलत जोड़े का चयन करें। अब बाबू यहां पे याद रखने के पक्षी परागण, बाबू पक्षी परागण की बात करें तो पक्षी परागण में भी पक्षियों के द्वारा ही होता है ना, परागकण की क्रिया। तो ये पक्षी परागण भी सही है। अब आ गया चमगादड़ परागण, यहां पे क्या लिखा है? कीट ना। चमगादड़ परागण में परागकण की क्रिया किसके द्वारा होगी? चमगादड़ के द्वारा होगी, ना कि कीटों के द्वारा होती है। कीट परागित में होता है ना, कीट परागित पुष्प में परागकण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है, जैसे हमने आपको पढ़ाया, ना कि चमगादड़ परागण में कीट द्वारा होगा, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चमगादड़ परागण में परागकण की क्रिया किसके द्वारा होगी? चमगादड़ के द्वारा। लेकिन यहां पे क्या लिख दिया गया है? कीट। तो यहां पे आंसर हमारा कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों? यही होगा, क्योंकि हमसे गलत जोड़ा पूछा है और गलत जोड़ा यही है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाइए, अगला कि पराग कणों के बाह्य चोल में उपस्थित सबसे अधिक प्रतिरोधित जैविक पदार्थ कौन सा है? अरे बाबू इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, क्या आप एक शेयर नहीं कर सकते हैं जी? इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, इतना जबरदस्त तरीके से समझा चुके हैं थ्योरी कि आपको एक एक क्वेश्चन याद हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पराग कण का बाह्य चोल में उपस्थित, बाबू पराग कण कहां बनता है? तो टेपिटम है, ये मान लेते हैं ये टेपिटम है ना, अंदर की परत होती है टेपिटम, और टेपिटम में ही परागकणों का निर्माण होता है। तो बाबू इसका बाह्य परत किसका बना होता है? टेपिटम। और टेपिटम क्या स्रावित करता है? तो हमने आपको क्या बताया कि टेपिटम स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है, स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है। टेपिटम क्या होती है? परागकण के अंदर की परत। बाबू याद रखना लघु बीजाणुधानी का जो अंदर का परत होता है क्या होता है? टेपिटम। और टेपिटम क्या स्रावित करता है? स्पोरोपोलेनिन। तो कितना इजी क्वेश्चन है, वाह वाह,
गजब। आगे बढ़ जाइए अगला कि पंखवत वतिकाग्र इनमें से होता है। पंखवत वतिकाग्र इनमें से होता है, तो बाबू पंखवत वतिकाग्र किसमें होगा? तो बाबू पंखवत वतिकाग्र होता है, ये याद करने वाला चीज है। तो पंखवत वतिकाग्र होता है बाबू किसमें? गेहूं में। पंखवत वतिकाग्र किसमें होता है? गेहूं में। क्लियर रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला। अगला है कि जयांग का जो भाग पराग कर ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? जयांग का मतलब क्या होता है इस तरीके से? जो पुष्प का मादा जननांग होता है, जयांग का वह भाग जो क्या करता है? परागकण को ग्रहित करता है। तो ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों? ये होता है हमारा जयांग। अब प्यारे बच्चों जयांग का कौन सा ऐसा भाग है जो परागकण को ग्रहित करेगा? एक बार फटाफट से आंसर बता दीजिए। सभी बच्चों से निवेदन है, आंसर बताइए। चलिए प्रियंका पावर ऑफ पासपोर्ट, बी वाला ऑप्शन। आस्क बोर्ड का स्टूडेंट राजा यादव, बहुत बढ़िया सर जी। चले फटाफट जितेंद्र, पवन कुमार कुशवाहा जी, गुड्डू कुमार, निधि कुमारी, बहुत बढ़िया। अरमान, गुड़िया कुमारी, बहुत बढ़िया। वतिकाग्र वतिकाग्र वतिकाग्र, यानी एक लाइन से 100% बच्चों का बी आ रहा है। गजब का यार, मस्त एकदम आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो बाबू जैसे आपको पता है कि किसी पुष्प का परागकण क्या होता है बाबू? पुष्प के बाबू क्या मादा जो अंग होता है यानी वतिकाग्र पर ही पहुंचता है, यानी क्या कहता है? ग्रहण कौन करता है? तो ये वतिकाग्र यानी स्टिग्मा करता है, स्टिग्मा करता है, स्टिग्मा करता है। और ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है और परागकण को अपनी तरफ क्या करता है? सटा लेता है। तो बाबू कौन करेगा? स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब क्या बच्चे? तो वतिकाग्र करेगा। देखिए कितना इजी बना दिए कि नहीं, एक बार बोलिए। जितने भी सारे बच्चे थ्योरी किए होंगे ना, एकदम मजा आ गया होगा, एकदम मजा आता होगा ऑब्जेक्टिव करके। आगे बढ़ जाइए कि मकरंद ग्रंथि युक्त सुगंधित पुष्प निम्न के लिए अनुकूलित होते हैं। तो मकरंद ग्रंथि प्यारे बच्चों को मतलब हमने क्या कहा? नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है बाबू अमृत। मकरंद ग्रंथि। अब बाबू कौन सा ऐसा पुष्प है जिसको एकदम ग्रंथि, मकरंद ग्रंथि चाहिए, खूब अच्छा दिखना चाहिए, खूब क्या हो उसमें? सुगंध हो। तो बाबू ये इसीलिए होगा ताकि परागकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। कौन? कीट परागित पुष्प। तभी तो ये अच्छा दिखेगा। आप में कुछ है, हम में कुछ है, तभी तो मेरे पास आके बच्चे पढ़ते हैं ना, है ना? कुछ है तभी तो आके बच्चे पढ़ते हैं ना, और हम और अच्छा करेंगे तभी और बच्चे आएंगे, है ना? वही बात होता है कि जितने भी कीट परागित पुष्प होते हैं वो खूब सुंदर होते हैं, उन लोगों में नेक्टर स्रावित होता है, खूब आकर्षक होते हैं, ताकि जितने भी कीट हैं इनकी तरफ क्या करे? आकर्षित करे, और ये क्या करे? परागकण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न करा सके। तो वही क्वेश्चन है कि मकरंद ग्रंथि युक्त सुगंधित पुष्प निम्न में से किसके अनुकूल है? तो बाबू ये कीट परागण, कीट परागण, क्योंकि ये कीटों को आकर्षित करने के लिए ही बाबू ये सब करता है, तभी तो कीट आएंगे, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए आस्क बोर्ड का छोटा भाई सुमन, बिल्कुल। आगे बढ़ जाइए। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि टेपिटम का कौन सा कार्य है? तो बाबू टेपिटम क्या होता है? लघु बीजाणुधानी का सबसे अंदर का परत होता है, और इसका कार्य क्या होता है? कि पराग भित्ति के निर्माण में सहायता करना। हाँ भाई, पराग भित्ति के निर्माण में तो सहायता करेगा ही, ये 100% है। अब देखिए पराग कोष के अंदर की ओर यहाँ पे याद रखना है कि पुष्टकारकों का परिवहन। हाँ भाई, ये भी 100% सही है। लघु बीजाणु चतुष्फक को पृथक करने के लिए ये क्या करता है? कैलेज एंजाइम का संश्लेषण करता है, कैलेज एंजाइम का स्राव करता है, जो धूल कण, वर्षा, इन सब से क्या करता है? बचाता है। तो हाँ भाई, ये टेपिटम का कार्य होता है। और ऑप्शन एक देखिए कि इनमें से सभी है, तो क्या कर देंगे? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर हो गया। मेरे बच्चे क्लियर करिएगा एकदम फटाफट से, डी ऑप्शन। वाह वाह वाह, मजा आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अब इसका आप लोग बनाइएगा, प्लीज आप लोग बनाइएगा, क्योंकि एक बना चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 100 पराग कणों के निर्माण में आपको 100 गो पराग कण बनाना है, तो कितना आपको मियोटिक्स विभाजन, मियोटिक्स का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। 100 गो पराग कण का निर्माण करना है तो कितना अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा? बता दीजिए जल्दी जल्दी। 25-25। वाह मेरे चेले, वाह वाह। राधिका बाबू बहुत बढ़िया। पल्लवी पांडे बहुत बढ़िया, वेरी गुड पल्लवी पांडे। चलिए नीतीश कुमार, किंग रिजवाना, प्रियंका पावर ऑफ पासपोर्ट, बहुत बढ़िया। अलीसा नाज बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड। 25-25-25, क्योंकि आपको पता है कि एक मियोटिक्स विभाजन में, एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 गो नर युग्मक बनता है, तो क गो मियोटिक्स विभाजन करेंगे? बनाना है 100 गो, तो 100 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, यानी क गो? 25 गो अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मारिए 25 कहां है बाबू? क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा? आपसे नहीं बनेगा, 100% बन जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला कि पराग कोष सामान्य रूप से होते हैं। पराग कोष
बाबू पराग कोश। अब बाबू पराग कोश क्या होते हैं, जैसे हमने आपको क्या बताया कि जो पुंकेसर होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है, इसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पराग कोश, जो कि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। अब पराग कोश के अंदर ही क्या होता है, पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि पराग कोश सामान्यतः रूप से होते हैं, तो पराग कोश ना बाबू टेट्रा एस्पोरिएंजेट होते हैं, याद रखना है, टेट्रा एस्पोरेंजिएट होते हैं। और ये आप लोग याद रखिएगा कि पराग कोश टेट्रा एस्पोरेंजिएट होते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए, सी ऑप्शन मार लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हर चीज का अध्ययन है ना बाबू, पोलिनोलॉजी है, माइक्रोलॉजी है, एंथोलॉजी है, पोमोलॉजी है, यानी हर चीज का क्या होता है प्यारे बच्चों, एक अध्ययन होता है ना, और उस अध्ययन का नाम दिया गया है। उसी प्रकार से अगर पराग कणों का अध्ययन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है पोलिनोलॉजी। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है पोलिनोलॉजी, पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है पोलिनोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाइए कि पुंकेसर प्रतिनिधित्व करता, अगर ये क्वेश्चन गलती कर दिए तो समझ लीजिएगा, पराग यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुंकेसर प्रतिनिधित्व करता है। बहु पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जननांग होता है। तो बाबू नर जननांग है तो ये नर युग्मक भित्ति का ना करेगा, तो नर युग्मक भित्ति मारिएगा, पुष्प का नर जननांग होता है पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, पुष्प का नर जननांग होता है। देखिए जितने भी सारे बच्चे हैं समझिए यहाँ पे कि ये क्या है हमारा प्यारा बच्चों, पुष्प वृंत है। अब ये क्या है, पुष्पासन है, जिसपे पुष्प हमारा आसन करके क्या करता है, बैठा रहता है। फिर होता है ये बाह्य दल पुंज, और ये बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, दल पुंज होता है प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, खूब रंगीन होता है, और ये इसीलिए रंगीन होता है ताकि पराग कणों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। उसके बाद इसमें होता है प्यारे बच्चों पुंकेसर, जो कि पुष्प का नर जननांग होता है। ये क्या है हमारा, पुंकेसर होता है। उसके बाद से इसे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं। फिर होता है जयांग स्त्रीकेसर, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो बाबू वही तो पूछा गया है कि ये जो पुंकेसर है किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये प्रतिनिधित्व करता है नर युग्मक भित्ति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, बाबू दिमाग लगाना है, आंसर आपके जबान पे रहेगा, आपकी जीभ पे रहेगा, आपके मुंह पे रहेगा, आपके थुथुर पे जबान पे रहेगा, आंसर आपके थुथुर पे रहेगा, बस समझ लीजिएगा। तो इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो बाबू जंतु कोशिका में देखिए क्या, क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में पाया जाता है जी। क्लोरोप्लास्ट तो पादप में पाया जाता है? ये तो पादप में, पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। राइबोसोम तो बाबू जंतु कोशिका में पाया जाता है। गोल्जिकाए बूडी जंतु कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी जंतु कोशिका में है। लेकिन कौन जंतु कोशिका में नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये सारा जंतु कोशिका में है, ये भी है, ये भी है। लेकिन ये क्या है बच्चे, तो ये है बाबू ध्यान में रखना है पादप कोशिका में, तो यही ना नहीं है जी। तो आंसर क्या मारेंगे, ए ऑप्शन मारेंगे। आगे बढ़ जाइए कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते, एकदम हलवा सा क्वेश्चन, कि अगर परागकण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न हो रही हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बाबू वायु परागित। हवा परागित नहीं होता है, वायु परागित होता है, वायु परागित, वायु परागित। ठीक है, तो वायु परागित सभी का आंसर आ रहा है बाबू, हवा नहीं। ऐसा नहीं कि हवा के द्वारा हो रहा है तो हवा परागित बोलेंगे, हवा परागित तो हमने पढ़ाया ही नहीं है। हमने पढ़ाया वायु परागित, पुष्प कीट परागित, पुष्प है ना, हमने जल परागित मतलब पुष्प पढ़ाया हुआ है। हवा परागित नहीं होता, वायु परागित होता है बच्चे। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाए अगला कि अनुमिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। ये कल ही पढ़ाए थे कि अनुमिल्य जितने भी पुष्प होते हैं उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। अनुमिल्य पुष्प में क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया होती है, और ये स्वपरागित पुष्प होते हैं। स्वपरागित क्या होता है कि जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे या उसी पुष्प के वतिकाग्र पर या उसी पौधे के कोई अन्य पुष्प हो उसके वतिकाग्र पर पहुंचे तो उसे हम लोग स्वपरागित कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि अनमूल्य पुष्प जितने भी होते हैं उसमें होता है स्वपरागण की क्रिया, सेल्फ पॉलिनेशन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए कि एंटीमोफिलस है ना, एंटीमोफिलस पुष्प में परागण का माध्यम क्या है। अब यहां पे ये सब देखिए याद करने वाला चीज होता है कि एंटीमोफिलस पुष्प में परागकण का माध्यम क्या होगा। एक होगा एनीमोफिलस, दूसरा होगा एंटीमोफिलस, एक एनीमोफिलस है ना। तो अगर एंटीमो लग गया
तो देखिए एक ट्रिक बनाते हैं, एंटीमोफिलस यानी एंट माने क्या, चींटी, यानी एंटीमोफिलस में क्या होगा, कीट परागित होगा, एनिमोफिलस में बचेगा तो मार दीजिएगा हवा परागित। हमने एक ट्रिक बनाया है, एक होता है एंटीमोफिलस, एक होता है एनिमोफिलस, है ना। तो एंटीमोफिलस, तो अगर एंटी लग गया तो समझिएगा चींटी है, चींटी क्या है, कीट है, तो कीट परागित मार दीजिएगा। एक ट्रिक है, और रहेगा एनिमोफिलस तो बचा तो वो हवा परागित। ठीक है, क्लियर रखिएगा ये ट्रिक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा बाबू, बाबू बता दीजिए कि एंटीमोफिलस में क्या होगा, कीट परागित पुष्प होगा। अब देखिए नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं, तो जो नारियल होता है उसमें तरल एवं जो उजला उजला गुद्देदार पदार्थ होता है ना, उसका नाम क्या होता है, भ्रूणपोष, 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 भ्रूणपोष। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है जिससे भ्रूणपोष कहा जाता है। चलिए पुष्पी पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं जी, पुष्पी पौधों के गुणसूत्र में कितने भ्रूणपोष पाए जाते हैं, क्या हैप्लाइड होता है, क्या डिप्लाइड होता है, क्या ट्रिप्लाइड होता है ना, कि क्या पॉलीप्लाइड होता है, बताइए फटाफट से बताइए। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुष्पी पौधों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बाबू ये होता है ट्रिप्लोइड, यानी थ्रियन पाया जाता है, और थ्रियन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थ्रियन। बाबू शेयर नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए। अगला क्वेश्चन कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहेंगे, अंड जनन ना, अंड बनाने की क्रिया को अंड जनन, युग्मक बनाने की क्रिया को युग्मक जनन, है ना। तो बाबू यहां पे याद रखना है कि युग्मक बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कॉल्ड, है ना, यानी बाबू कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रिला में रंध्र कहां पाए जाते हैं, अब बताइए, अब हाइड्रिला में कहां रंध्र पाया जाता है, एक बार बताइए। बाबू क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रिला में रंध्र पाए जाते हैं, कहां पे पाया जाता है, तो हाइड्रिला में रंध्र जल्दी जल्दी देख लेते हैं आंसर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, नहीं होता है। रिजवाना कहा गया, नहीं होता है। आस्क बोर्ड का स्टूडेंट ओम, रितेश कुशवाहा, चले चंचल कुमारी, बहुत बढ़िया, चंचल कुमारी जी बिल्कुल, रोशनी कुमारी, सुनील प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया, बबलू, नेहा, सचिन, मौसम, बहुत बढ़िया, मशरक के विपुल, सी ऑप्शन, ए तथा बी दोनों में, बहुत बढ़िया। पतियों पे ही सब, तनों पे, बहुत बढ़िया, सी बहुत ज्यादा बच्चों का आ रहा है। ए मेरे बाबू ध्यान में रखना है कि हाइड्रिला क्या है, हमने आपको पढ़ाया है कि हाइड्रिला क्या है, एक जलीय जंगली क्या है, घास है, क्या हो, तो एक जलीय जंगली घास है, या घास में बाबू रंध्र पाया जाता है, तो बोलिएगा नहीं, तो क्या होगा, कहीं नहीं पाया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रिला में रंध्रे नहीं पाया जाएगा तो जबरदस्ती रंध्र पाया जाएगा। अब बोला जाए कि मनुष्य में क्या बोला जाए जी, अब तो पूछ नहीं, हाँ मनुष्य में पूछ कहाँ पाया जाता है वर्तमान में, तो अब क्या बोलिएगा, पीछे, पीछे मनुष्य का पूछ रहेला, आप बोलिएगा है, होकबे नहीं करता है। पहले के मनुष्य में पूछ हुआ करता था, अब मनुष्य जो हो रहा है उसमें पूछ कहाँ हो रहा है, तो जबरदस्ती चिपकाइएगा नहीं ना, मनुष्य के पीछे पूछ होता है बड़का, और किसी को दिखता नहीं है ना, ऐसे थोड़ी कहिएगा जी। चलिए आगे बढ़ जाइए कि इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है, बाबू द्विगुणित यानी क्या, 2n संरचना कौन सा है, बाबू अंडाणु क्या होते हैं, हैप्लोइड अगुणित। बाबू याद रखना है कि यहाँ पे भ्रूणपोष त्रिगुणित, लेकिन अगर आपसे भ्रूणपोष त्रिगुणित, लेकिन युग्मनज जो होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, 2n होता है, द्विगुणित होता है, क्योंकि जब अगुणित और अगुणित मिलता है द्विगुणित संरचना होता है, जिसे हम लोग जाइगोट युग्मनज का निर्माण करता है, और युग्मनज प्यारे बच्चों कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि पराग कण का बाह्य चूल बना होता है। बाबू पराग कण कहां पे बनता है, तो लघु बीजाणु धानी के अंदर, और लघु बीजाणु धानी का जो अंदर का हिस्सा होता है उसका नाम होता है टेपिटम, जो स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है। तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा, टेपिटम जो क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन स्रावित करता है। तो स्पोरोपोलेनिन आपने मारा है, बताइए, मारा है स्पोरोपोलेनिन, गजब का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए कि निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा होता है, कीट भक्षी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो कीटों को खाता हो उसे कीट भक्षी पौधा कहते हैं। जो पौधे कीटों को खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कीट भक्षी पौधा। ठीक है, तो वे पौधे जो कीटों को खाते हैं उसे क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधा। और कीट भक्षी पौधा कौन कौन से होता है, ड्रोसेरा हो गया, नेफेंथिस हो गया, जो अब विलुप्त होने के कगार पे है और या कि विलुप्त हो भी चुका है
है ना, विलुप्त शायद हो चुका है। तो ड्रोसेरा और नेफेंथिस जो है ये क्या होते हैं, कीट भक्षी पौधा होते हैं। तो देखिए ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों क्या हो जाएगा, कीट भक्षी पौधा हो जाएगा। और कीट भक्षी पौधे कीटों को क्यों खाते हैं है ना, अगर आपसे पूछेगा कि ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये कीटों के आखिर खाते क्यों हैं, तो कीटभक्षी पौधे इसीलिए कीटों को खाते हैं ताकि उनको नाइट्रोजन मिल सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कीटभक्षी पौधे कीटों को इसीलिए खाते हैं नाइट्रोजन के लिए। अगला, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहा जाता है। याद करने वाला ये चीज है, याद रखिएगा कि मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहा जाता है एल्यूरोन भित्ति, एल्यूरोन भित्ति, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक बनते हैं, एक मियोटिक विभाजन में नर युग्मक की संख्या। इससे तो आपने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया, अब देखते हैं आंसर कैसे बनाते हैं आप लोग। इससे तो आपने क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया मेरे बच्चे, आप इसका आंसर बना के दिखाइए कि आप इसका आंसर क्या बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाइए। तो क्या बनाते हैं, 4 4 4। लवली कुमारी बहुत बढ़िया चलिए, समीना खातून बहुत बढ़िया, समीना जी क्लियर हो गया बच्चे कि एक अर्धसूत्री विभाजन में, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो नर युग्मक बनते हैं 4 बनते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक। अब यहां पे थोड़ा सा 30 सेकंड हमको टाइम दीजिए बाबू। पहला क्वेश्चन आता है कि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। कोई बच्चा में अगर दम हो, कोई बच्चा पढ़ा हो तो बाबू एक बार बताइए कि सिर्फ भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, बताइए तो हम देखते हैं। अगर आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं तो बताइए कि सिर्फ भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, सिर्फ भ्रूण विज्ञान के, सिर्फ भ्रूण विज्ञान के जनक के बारे में पूछे। अरस्तु, रिजवाना बोर्ड के स्टूडेंट, गजब, वाह, वेरी गुड रिजवाना, गर्दा उड़ा दो इसी तरह, बहुत बढ़िया। अरस्तु है, अरस्तु है। अब सभी बच्चों का आ रहा है अरस्तु 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 अरस्तु, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पंचानन महेश्वरी, अभी सब चीज पे डिस्कस होगा। देखिए अगर पूछेगा सिर्फ भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है तो अरस्तु जी हैं, ठीक है। अगर पूछेगा सिर्फ भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। फिर अगर आपसे अगर पूछा जाए कि आधुनिक, आधुनिक मॉडर्न भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है ना बाबू, यही क्वेश्चन पूछा है कि द फादर ऑफ मॉडर्न, यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोलॉजी, है ना, यानी आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हो जाएंगे वॉन वेयर, है ना। आज सिर्फ भ्रूण विज्ञान के जनक अरस्तु। अगर पूछा जाएगा भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, अपने भारतीय, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो उसमें आप जवाब दीजिएगा पंचानन महेश्वरी, पी महेश्वरी। बाबू क्या, पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी है बाबू। सिर्फ भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हो गए, अरस्तु, है ना, याद हो गया। अब बाबू आधुनिक यानी मॉडर्न के कौन हो गए, मॉडर्न, यहां पे अगर आधुनिक भ्रूण विज्ञान पूछे वॉन वेयर, अगर पूछ दिया जाए भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हुए तो बाबू कौन हुए, पंचानन महेश्वरी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, तो एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है बाबू। ध्यान में रखना है कि एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है, या पूछ देगा किसका मांसल पुष्पासन खाते हैं बाबू, किसका पुष्पासन खाते हैं, या आपसे पूछ देगा किसका मांसल पुष्पासन खाते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि किसका हम मांसल पुष्पासन खाते हैं। तो बाबू एक बात याद रखिएगा, अगर मांसल पुष्पासन की बात करें तो हम लोग मांसल पुष्पासन खाते हैं सेब का, है ना, सेब का हम लोग पुष्प खाते हैं, है ना, याद रखना है। सेब क्या है, एक आभासी फल है, सेब क्या है, एक मिथ्या फल होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि निम्न में से कौन सा किसका पुष्पासन खाते हैं, एप्पल, एप्पल माने सेब, सेब का खाते हैं। कौन आभासी फल है, तो सेब आभासी फल है, आभासी फल, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला के स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ये तो बाबू तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। चलिए इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे होते हैं शुक्राणु, है ना, ऐसे शुक्राणु होते हैं, ठीक है। शुक्राणु जिसमें ये ऊपर वाला सिरा क्या होता है, शीर्ष भाग होता है, ठीक है, शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, और मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। और ये क्या होता है, जो शीर्ष मतलब क्या, जो नीचे का भाग होता है पूंछ, ये क्या होता है बाबू, नीचे वाला जो भाग होता है पूंछ होता है, और इसी
इसी से शुक्राणु संचलन करते हैं और इस संचलन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये आगे हम आपको डिस्कस करेंगे, अभी इतना आप लोग जानिए। अगला क्वेश्चन है कि बीज चोल खाया जाता है। बीज का चोल माने बीज का कपड़ा, है ना, यानी बीज के ऊपर का आवरण जो होता है, जो बीज के ऊपर का फल होता है, किस फल का खाते हैं? सबसे पहला याद रखिएगा, आम का सीजन है, लीची का सीजन है। अब आम का सीजन है तो आम का क्या करते हैं, छिलका उतार के जो बीज होता है, बीज के ऊपर का जो मलाई होता है आम का, हम लोग खा जाते हैं। इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि आंठी उजला कर देते हैं। पीला से क्या कर देते हैं, उजला कर देते हैं। खूब हम लोग खाते हैं आम, है ना, आप लोग भी खाते होंगे। तो ध्यान में रखना है कि बीज चोल खाया जाता है तो बाबू सबसे पहले आम का, फिर लीची का भी क्या, बीज के ऊपर का आवरण हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक होता है नारंगी, तो नारंगी का नहीं खाते हैं। ठीक है, और सेब का, सेब का हम लोग पुष्प खाते हैं, लेकिन खाते किसका है, शरीफा हो गया। जैसे शरीफा का भी क्या करते हैं, बीज चोल खाते हैं। शरीफा होता है उसमें बहुत सारा दाना होता है। ठीक है, अब उसके बीज के ऊपर उजला उजला होता है, उसी को हम लोग खाते हैं, बहुत मीठा लगता है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि फलनी फल कौन सा है? तो आलू फल थोड़ी है बाबू, अदरक फल है। तो आप बोलिएगा नहीं गुरुदेव, तो आप बोलिएगा मूंगफली क्या हो गया, भूमि फलनी फल इसको कहा जाता है। अगला, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प बनता ही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप है जिसमें बीज तो बनता नहीं है, मतलब बीज तो बनता है सॉरी, लेकिन बिना पुष्प के? तो वो होता है चिड़। चिड़, है ना, चिड़ याद रखना है, चिड़ चिड़, कि जिसमें बाबू क्या होगा, बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला कि द्वि निषेचन का परिणाम है। तो बाबू द्वि निषेचन के पश्चात क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। तो भ्रूणपोष होता है। आगे बढ़ जाइए। अगला कि भारतीय आवर्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? अब यहाँ पे ना आया पढ़ाया हुआ क्वेश्चन कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, अभी जस्ट समझाए हैं ऐसे करके कि अगर पूछेगा भ्रूण विज्ञान अरस्तु, आधुनिक भ्रूण विज्ञान बोनबेयर, अब भारतीय भ्रूण विज्ञान तो पंचानन महेश्वरी। तो बाबू यहाँ पे क्या है, पी महेश्वरी है। तो बाबू पी महेश्वरी यानी पंचानन महेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। बताइए, क्लियर हो गया आपका? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि एक प्रारूपिक आवर्तबीजी भ्रूणकोष प्राय होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक प्रारूपिक आवर्तबीजी जो भ्रूणकोष होते हैं ना, 7 कोशिका यानी 7 सेल्स होते हैं, यानी 7 कोशिकीय अवस्था का होता है। तो 7 कोशिकीय अवस्था राइट आंसर। अगला, चींटियों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? अगर परागण की क्रिया चींटियों के द्वारा हो, है ना, अगर परागकण की क्रिया चींटियों के द्वारा होता है तो इस क्रिया को कहा जाता है मर्मिकोफिली। तो बाबू कहीं ना कहीं पे होगा मर्मिकोफिली, 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 मर्मिकोफिली कहा जाता है। तो ये सब याद करने वाला चीज होता है बाबू। ये सब हर चीज ना कॉन्सेप्ट पे नहीं होता है बायो में, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो याद करना पड़ता है। ठीक है, कि अगर परागकण की क्रिया चींटियों के द्वारा होगा तो मर्मिकोफिली कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ जाइए कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? सेमल, सेमल में जो होता है चमगादड़ों के द्वारा परागकण की क्रिया संपन्न कराई जाती है। तो सेमल में परागण होता है किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए कि युग्मक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक बनाने की क्रिया को कहा जाता है युग्मक जनन, है ना। बाबू याद रखना है कि द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कॉल्ड, यानी युग्मक बनाने की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अगला, पानी द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो अगर परागकण की क्रिया पानी के द्वारा हो उसे बोलेंगे जल परागण। जल परागण, वायु के द्वारा हो, हवा के द्वारा हो वायु परागण, कीट के द्वारा हो कीट परागण, लेकिन पानी के द्वारा हो तो जल परागण। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि परागकण होता है। तो बहु परागकण क्या होता है, कोई बच्चा बता देगा? तो परागकण हमारे हैप्लॉइड होते हैं, ओनली एन होते हैं। परागकण क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो परागकण क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? अगुणित होता है। आगे बढ़ जाइए कि पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग होता है? जो पुष्प होता है किसका रूपांतरित एक भाग होता है? तो जो पुष्प होता है ना बाबू, याद रखना है कि ये पत्ती से पुष्प बनता है। तो पुष्प होता है ना, ये पत्तियों का एक बदला हुआ भाग होता है, रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा, बहुत बढ़िया। एम्पायर आरिफ, प्रियंका,
राजा यादव आसपुर का स्टूडेंट, सीमा परवीन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है बाबू, आप लोग बताइए पुंकेसर कितने भागों में बटा हुआ है। ये हमारा क्या होता है, पुंकेसर होता है। अब ये दो भागों में बटा होता है, जिसमें पहला होता है तंतु और दूसरा ये क्या होता है, परागकोश। अब इतना डिटेल में तो आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परागकोश कितने भागों में बटा होता, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, पुंकेसर दो भागों में बटा होता है, जिसका नाम क्या, एक होता है तंतु, दूसरा होता है परागकोश। अब पराग कोश के अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है। जब पराग कोश का हमने सेक्शन कट किया तो ये दो पालियों वाला संरचना होता है, जिसमें दो दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं और चारों कोनों पे क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होते हैं। लघु बीजाणुधानी में चार परतें होती हैं, जिसमें अंदर का परत होता है टेपिटम और उसके अंदर क्या होता है बाबू, याद रखना है कि पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि पुष्प के नर जननांग को कहते हैं, तो बाबू पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुमंग और मादा जननांग क्या कहलाता है, जयांग। तो पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, पुमंग, और नर जननांग कहलाता है पुमंग, मादा जननांग जयांग। अब देखिए पुष्प का मादा जनन अंग को कहते हैं, तो पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, तो बाबू हम लोग कहते हैं जयांग, है ना। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया। चलिए स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है, तो बाबू स्त्री केसर, स्त्री केसर क्या होता है, तो स्त्री केसर हम आपको बना देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, स्त्री केसर हो गया, ये हमारा स्त्री केसर हो गया। अब ये होता है एस्टिग्मा, एस्टिग्मा का मतलब क्या हो गया, वतिकाग्र हो गया। ये लंबा सा संरचना क्या होता है, स्टाइल होता है। और ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ओवेरी होता है, अंडाशय होता है। यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, है ना। यानी क्या है, वर्तिकाग्र भी है इसमें, वर्तिका भी है और अंडाशय भी है, यानी क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्लियर हुआ, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाइए। एगो है ए ऑप्शन करके दांत चियार रहा है, रे पगला इतना दिन से पढ़ावता नहीं हम, क्या पढ़ता रे बाबू, मन लागता नहीं खेला लागता हार। मैंने उसका कहने का मतलब इसमें कि वो खाली वतिकाग्र पाया जाता है। पढ़ ले बाबू, टाइम बा अभी, ना तो पछताई बा और कुछ ना। इतना समझा के पढ़ावता नहीं, पढ़ लो, फिर बाद में मौका मिली कि ना पढ़ावे पढ़े के सन, ठीक बा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अब बाबू हमने आपको कल ही पढ़ाया था कि अगर बिना निषेचन के ही बीज पैदा हो जाए, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। कि बिना निषेचन के बीज पैदा हो जाए, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, असंग जनन कहलाता है। अगला एनाट्रोपस बीजांड होता है, तो एनाट्रोपस बीजांड कभी भी याद रखिएगा उल्टा होता है। आगे बढ़ जाइए कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, ये तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन आ गया कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो वो द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो आपको बता दे कि द्विखंडन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, जिसमें एक जनन कोशिका क्या होती है, दो खंडों में टूट के विभक्त होकर नए संतति का निर्माण करती है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन कि पराग कोश एक चार कोशिकीय संरचना होता है, जिसके चारों कोनों पे क्या बाबू, क्या समाहित होता है बाबू, पराग कोश। जब हम लोग क्या करते हैं, पुंकेसर है, अब पुंकेसर का ये तंतु, ये पराग कोश। अब हम लोग पराग कोश का जब सेक्शन कट करते हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो हमको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ही से बन जोरे बाबू, हमरों ने क्या बना। हाँ, पराग कोश का जब सेक्शन कट किया जाता है तो ये प्यारे बच्चों दो पालियों वाला संरचना होता है, जिसमें दो प्रकोष्ठ होता है। इसको जब सेक्शन कट करेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। और बाबू क्या होता है, चारों कोनों पे एक को क्या होता है, वही तो पूछा जा रहा है, लघु बीजाणुधानी होता है, जो चार परतों वाली होती है। और सबसे अंदर की परत क्या होती है, टैपिटम होती है, जो कि हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि पराग कोश एक चार कोशिकीय संरचना होता है, जिसके चारों कोनों पर क्या सहमति होती है, तो चारों कोनों पे लघु बीजाणुधानी उपस्थित होता है, लघु बीजाणुधानी उपस्थित होता है। तो लघु बीजाणुधानी सही आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए कि वायु परागित
पुष्प, है ना, वायु परागित पुष्प सामान्य होते हैं। तो वायु के द्वारा परागित होना है तो ना तो इसको नेक्टर की जरूरत है, ना तो सुंदरता की जरूरत है, ना तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जाता है कि रंग, मतलब क्या, रंग की जरूरत है। तो क्या होगा, छोटे और क्या होगा, रंगहीन होगा, यानी बी और सी दोनों होगा। आगे बढ़ जाइए कि एनीमोफिली, देखिए एंटीमोफिली था जिसमें बताए थे हम कीटों के द्वारा, एंटी कीटों के द्वारा, लेकिन देखिए एनीमोफिली है तो एनीमोफिली में परागण की क्रिया हमने क्या कहा, हवा के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूर्ण पौधा बन सकता है और इस गुण को कहते हैं, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 2025 में ही था, कि प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूर्ण पौधा बन सकता है और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, टोपीपेटेंसिस कहा जाता है। तो प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है और इसको कहते हैं टोपीपेटेंटिस, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है। तो निषेचन की क्रिया होती है, उसके बाद से बीजांड क्या होता है, बीज में परिवर्तित होने लगता है, तो बीज में परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए कि अनिषेक जनन सामान्यता मिलता है। तो अनिषेक जनन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अनिषेक जनन मिलता है अंगूर में, केला में, है ना, जिसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। तो अनिषेक जनन किसमें मिलेगा, अंगूर हो गया, केला हो गया, कल के ही क्लास में हमने डिस्कस किया था। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बाबू कि अनावर्त बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनावर्त बीजी जितने भी पुष्प होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें बोला जाए कि निषेचन की खोज किसने किया, तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था निस्वाचिन, है ना, यानी निस्वाचिन ने क्या किया था, निस्वाचिन ने ये काम किया था। ठीक है, तो याद रखना है कि निवासचिन ने किया था कि अनावर्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया था, तो बाबू याद रखना है निवासचिन ने किया था, क्लियर रखिएगा। आगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पुष्पे तो भाग लेता है ना, पुष्प में ही होता है पुंकेसर, स्त्री केसर। तो पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन में पुष्प ही क्या करता है प्यारे बच्चों, यानी फूल ही क्या करता है, भाग लेता है। आगे बढ़ जाइए कि निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बाबू निषेचन में हमने क्या बताया कि इसमें क्या होता है कि बाबू पहला अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। ठीक है, तो अंड रहता है और नर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका संयोजन ही क्या कहलाता है बाबू, नर न्यूक्लियस, यानी एगो यहाँ पे क्या होता है, नर युग्मक और अंडकोश का मिल जाता है ना। यानी अगर आपसे बोला जाए कि निषेचन क्या है, अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। अगला क्वेश्चन कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है। बाबू सत्य फल का निर्माण होता है अंडाशय से, ओवेरी से। तो यहाँ पे क्या करिएगा, सत्य फल का निर्माण कहां से होगा, अंडाशय से होगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए असत्य फल का निर्माण कहां से होता है, तो पुष्प से। कहां है जी, पुष्पासन से। असत्य फल का निर्माण, आभासी फल का निर्माण पुष्पासन से, इसीलिए सेब का मांसल पुष्पासन खाते हैं और उसको आभासी फल भी हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ जाइए कि पुष्प की कृषि, प्रजनन, क्रय विक्रय और व्यवस्था के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो बाबू पुष्प कृषि अगर बोला जाए, आर्बोरिकल्चर क्या होता है, तो पेड़ लताओं, है ना, पेड़ लताओं, है ना, लताओं, झाड़ियों, है ना, झाड़ियों याद रखना है, पेड़ लताओं झाड़ियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, आर्बोरिकल्चर कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर बात की जाए हॉर्टिकल्चर, तो बाबू कृषि विज्ञान, अगर बोला जाए हॉर्टी तो याद रखना है कि कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, तो पुष्प कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो हमसे पूछा गया फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर किसे कहेंगे, पुष्प कृषि क्रय विक्रय को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि एक पराग कण जब 3 कोश की अवस्था से मुक्त होता है तो इसमें ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है और ये है आपके लिए HW, और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जो भी बच्चा सही जवाब देगा उसका रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है, और बेचारा हम लोग का विराट कोहली संन्यास ले लिया, बहुत दुख की बात है बाबू। चलिए बताइए, क्लियर हो गया। लवली पटेल बताइए फटाफट से सभी बच्चे, जल्दी। और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करना पड़ता है क्योंकि इतना गर्मी में हम अपना गर्मी नहीं दिखा सकते हैं। पूरा हमारा शर्ट पैंट सब गीला हो जाता है प्यारे बच्चों, इतना गर्मी होता है रूम में कि हम लोग 3rd फ्लोर पे हैं।
और थर्ड फ्लोर पे इतना लाइट जलाना पड़ता है, ये टीवी इतना गर्म हो जाता है कि छूने से हाथ जलने लगता है। उसके बाद से अगर बात किया जाए तो ना पंखा चलाइए ना कुछ चलाइए, पंखा चलाइएगा तो घड़घड़ाने लगेगा, एकदम गर्मी से हालत खराब हो जाता है। यहाँ तक कि मेरा ये जो फर्श है ना, फर्श पे पसीना का पानी लग जाता है, इतना ज्यादा गर्मी होता है कि। तो मेहनत तो करते हैं तो लाइक ही ना चाहिए, एक लाइक कर दीजिए। और एक बार आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि क्लास ये आपको कैसा लगा, क्लास जो हम कराए हैं आपको समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब ऐसी अगली क्लास में शाम 7 बजे। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, और कमेंट में आप लोग बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में।